तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की नई वीडियो में। बच्चों, हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्लास 12th के पीएचई का पूरा रिवीजन करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी योगा को शुरू कर रहे हैं, जो कि टर्म 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों, बहुत जल्दी ट्राई करेंगे कि चैप्टर को ख़त्म कर सके। तो देखिए, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आसन आसन क्या होता है। बच्चों देखिए, सिंपल सी चीज़ है। आसन का मतलब है बैठना एक पर्टिकुलर पोस्चर में जो कि हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो, यानी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने को ही हम आसन करना कहते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में लंबे समय के लिए बैठ सकें। इससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है, कंफर्ट मिलता है। इससे हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पर असर पड़ता है। ठीक है, तो आसन सिंपल से एक जगह पर कंफर्टेबली बैठने को हम आसन कहते हैं। आसन प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, यानी हमें बचाते हैं कई तरीके के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। तो आसन की अगर हम बात करें तो आसन हमें कई तरीके की फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम अपनी लाइफस्टाइल में आने वाली कई तरीके की बीमारियां जैसे मोटापा, डायबिटीज़ वगैरह से बच सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए आसन से क्या क्या किस तरीके से बच सकते हैं, तो आसन क्या करते हैं, हमारे मसल्स को, हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स वगैरह हैं, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम में आते हैं आसन। और आसन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं लगती। अब आता है बच्चों की कौन कौन सी तरीके की बीमारी में किस तरीके के आसन का उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओबेसिटी के बारे में। देखिए, ओबेसिटी का मतलब होता है बच्चों मोटापा, और हम यहाँ पे याद रखेंगे एक मोटा सा आदमी वी शेप की हैट पहन के खड़ा है। ठीक है, मोटा सा आदमी एक वी शेप की हैट पहन के खड़ा है। तो मोटापे पे यानी ओबेसिटी के अगर आपसे पूछे जाएंगे कितने आसन है, तो याद रखिएगा वी शेप की हैट यानी 4 आसन है। आपको 4 आसन याद रखने हैं ओबेसिटी के। वी फॉर वज्रासन, ए फॉर हस्तासन, ए फॉर अर्धमत्स्येंद्रासन और टी फॉर त्रिकोणासन। तो ओबेसिटी पर जाते हैं बच्चों। ओबेसिटी के लिए आसन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आसन देखेंगे वज्रासन। तो ओबेसिटी किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर चला जाता है तो उसे हम ओबीस कहते हैं या ओबेसिटी कहते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स टर्म 1 में आपने पढ़ा होगा, बॉडी का जो वेट होता है उसको उसकी हाइट में जो कि मीटर में होगी उसके स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं वज्रासन। सबसे पहले वज्रासन को पढ़ेंगे। तो वज्रासन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए वज्रासन को डायमंड पोज कहते हैं। आपको व्यक्ति दिख रहा होगा बैठे हुए, ज़मीन पे बैठते हैं। तो वज्रासन का प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले घुटने के बल ज़मीन पे बैठेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो लोअर लेग्स हैं उन्हें पीछे की तरफ मोड़ेंगे, उन्हें आपस में चिपकाएंगे। और देखो ये बच्चों ये दिख रहे हैं ना चिपके हुए, इसकी फीट पर हम अपने हिप्स को टिकाकर बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपने जो पाम्स हैं, हमारे जो हाथ हैं, उनको हम अपने घुटनों पर रखेंगे। अपनी स्पाइन को स्ट्रेच रखेंगे। अपनी सांस को कंट्रोल करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई आसन किया जाएगा तो उसमें सांस का खासा ध्यान दिया जाएगा कि हम अपनी सांस को कंट्रोल रखेंगे। आराम आराम से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। और इस पोजीशन में कम से कम 5 से 10 मिनट बैठेंगे। ठीक है, मोटापे के लिए सबसे अच्छा आसन है। ये कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या है, ये हमारे माइंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शांत करने का काम करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, ये सब कुछ सही करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। पीठ में दर्द होगा तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम है, टॉयलेट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो ठीक करता है। पेल्विक मसल्स, जो हमारी थाइस की मसल्स हैं, इस रीजन पे प्रेशर डालेगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो इस रीजन में प्रेशर पड़ेगा तो थाई की मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, वज्रासन। वज्रासन के बाद बच्चों अगर हम देखें किस किस को नहीं करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ मत याद रखिए। घुटने पर और थाई पर पड़ रहा है ना इसका असर, तो जिनको घुटने का दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं करना है। इसके अलावा जिनके पैरों की सर्जरी हुई है उन्हें नहीं करना है। जिनको एंकल्स में दर्द रहता है, एंकल्स में दर्द की परेशानी है, उन्हें नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या जब ये करो तब अगर उन एंकल में पेन हो तो एंकल को हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लो बस। प्रेग्नेंट वुमेन इसको नहीं करेंगी, और करेंगी तो ध्यान रखिएगा वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगी अपने एब्डोमेन रीजन पर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एच से हस्तासन। तो हस्तासन में आपको पोज दिख रहा होगा। पोज में क्या करना है, हमें स्टैंडिंग पोज है, ये सिटिंग पोज था, ये स्टैंडिंग पोज है। यहाँ पर हमें खड़े होना है, पैरों को चिपकाना है, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है, दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल रख के स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, और ऊपर अपने थंब को देखना है। तो देखिए बच्चों, अगला है हस्तासन। हस्तासन एक स्टैंडिंग पोस्चर है। इसमें हम खड़े होकर ताड़ासन की मुद्रा में खड़े होते हैं, अपने आर्म्स को ट्विस्ट करते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फेसिंग अपवर्ड करते हैं, हल्के हल्के सांस लेते हैं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ पुश करते हैं।
रूफ की तरफ को। कैसे करते हैं प्रोसेस समझिए। प्रोसेस है इसका, दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल लेकर आओ, अपने कोहनी को मोड़ना नहीं है, शोल्डर को घुमाना नहीं है, सीधे अपनी पाम्स को ऊपर की तरफ एक दूसरे की तरफ पुश करो, अपनी कोहनी को बिना मोड़े पूरी तरीके से स्ट्रेच करना है, अपने सर को हल्का सा ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है, पीछे की तरफ सर को पीछे झुका के ऊपर की तरफ देखना है, थंब की तरफ। शोल्डर के जो ब्लेड्स होने चाहिए वो स्पाइन से हल्के से नीचे की तरफ झुके हुए से होंगे। इसके अलावा सांस छोड़ते जाना है और आपको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। हस्तासन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग है, समझ जाओ तो स्ट्रेचिंग में मतलब मदद करेगी, तो आर्म्स की मसाज करती है, स्पाइन, अपर लोअर बैक, एंकल, हैंड, शोल्डर्स, काफ मसल्स, थाइस, इन सबको मदद देती है। इसके अलावा देखिए काफ मसल्स कौन सी होती हैं बच्चों, काफ मसल्स ये यहाँ पर काफ मसल्स होती हैं, ये पैरों पर, ठीक है, यहाँ पे काफ मसल्स हैं, यहाँ शोल्डर पर, हाथों पर, बैक पर, लोअर बैक, अपर बैक, ठीक है, एब्डोमेन रीजन, इन सब जगह पर स्ट्रेस करने का काम करती है। इसके अलावा इससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मदद देती है और हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ावा देती है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में, बॉडी पोस्चर करेक्ट होता है, किसी को अगर स्कोलोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा नर्वस सिस्टम काफ़ी एलिवेट हो जाता है, हमारा सेंसेस काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, एब्डोमेन टाइट होगा, है ना, एब्डोमेन को टाइट करने में मदद करेगा। और अगर किसी को साइटिका की दिक्कत है, एक पैर में दर्द है, तो वो भी ठीक करता है। किसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जिसको नेक में, शोल्डर में इंजरी है, उन्हें नहीं करना चाहिए इस पोज को, ठीक है। एक तो सबसे पहले काम की चीज़ यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द इन को हो रहा है, तो बस इतना से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पोज बच्चों हमारा अगर हम नेक्स्ट पोज देखते हैं तो नेक्स्ट पोज है त्रिकोणासन। वैसे अर्धमत्तासन पढ़ना था, लेकिन त्रिकोणासन पढ़ते हैं। त्रिकोण देखिए बच्चों, यहाँ पर ये त्रिकोण बनता है, ठीक है, त्रिकोण बनता है, त्रिकोणासन बोलते हैं। देखिए एक तो कैसा हो गया, ये भी स्टैंडिंग पोज है, खड़े होकर करना होता है, तो इसमें पहले हमें सीधे खड़े होना है, अपने पैरों को 3 से 4 फुट की डिस्टेंस पे फैलाना है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बाहर की तरफ को फैलाना है, जैसे आप ऐसे खड़े हो, या आपको अपने हाथों को ऐसे करके फैलाना है, दोनों हाथों को। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओगे और बॉडी को हल्का सा राइट की तरफ बेंड करोगे, नीचे की तरफ को। अपने राइट हैंड को नीचे ले जाकर आप अपने राइट फुट के टो को छूओगे, अंगूठे को छूओगे, और उसी समय पर जो आपकी आंखें होंगी, आंखें ऊपर की तरफ, ऊपर वाले थंब को देखेंगी। इस पोजीशन को 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, फिर हल्के हल्के कर स्टैंडिंग पोजीशन में वापस आना है, फिर इसी पोजीशन को दूसरे आर्म से रिपीट करना है। यानी अब इसके बाद राइट आर्म ऊपर जाएगा और लेफ्ट आर्म नीचे जाकर लेफ्ट पैर के थंब को छुएगा। इस तरीके से आप त्रिकोणासन करोगे। इसके क्या बेनिफिट है, देखो पेट पर असर डालना है ना, स्ट्रेचिंग करेगा तो पेट को मदद देगा, हाथ, पैर, एंकल्स, आर्म्स, चेस्ट, इन सबको मौजूद करेगा। आपकी जो हिप्स हैं उनकी स्ट्रेच कराएगा, ग्रोइंस को, हैमस्ट्रिंग्स को, काब्स को, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन, इन सबको स्ट्रेच कराएगा। इसके अलावा मेंटल फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी दिमाग को शांत रखेगा और फिजिकल पोस्चर को ठीक करेगा। डाइजेशन को, पेट को ऐंठ रहा है तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, बैक पेन, साइटिका, इन सब में भी मदद करता है। किसको नहीं करना चाहिए, देखो जिसको पीठ में बहुत दर्द हो उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इस पेन को करते समय पे अगर आपको माइग्रेन है, डायरिया है, बीपी की प्रॉब्लम है, बैक इंजरी है, तब भी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं बहुत तेजी से, ट्रेनर के अंडर में करो आराम आराम से। लास्ट बचता है अर्धमत्स्य आसन, हाफ पोज, हाफ फिश पोज बोलते हैं। देखो बैठी हुई अवस्था में है तो सिटिंग पोज है। इसमें हमें क्या करना है, पहले दोनों पैरों को सीधा करके बैठना है, यानी ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठना है, ठीक है। दोनों पैर हमें सीधे करके रखने हैं अपने सामने। आप कर लिया, फिर इसके बाद क्या करोगे, अपने जो दोनों फीट हैं उन्हें सीधा करोगे और अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठोगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करोगे, यानी उल्टे पैर को मोड़ोगे। अगर आप ये देख रहे हो उल्टा पैर ये मोड़ के जा रहा है पीछे की तरफ को, इसको लेके जाओगे राइट हिप की तरफ, पीछे की तरफ को। बिल्कुल इसी तरीके से राइट लेग को आप पीछे की तरफ, नीचे की तरफ से मोड़कर पीछे की तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट हिप की तरफ को, ठीक है। इस तरीके से आप बैठोगे। अपना जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड देखोगे तो लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाना है। अभी हम इसमें इसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाना है और राइट हैंड से ये जो लेफ्ट लेग का टो है इस पर रखना है, इसको पकड़ना है। अपनी वेस्ट को हल्का सा ट्विस्ट देना है और जिस तरफ का हाथ पीछे है उस तरफ हमें देखना है, ठीक है। और इस समय पर ये करते समय हमारी जो रीढ़ की हड्डी होगी वो पूरी सीधी रहनी चाहिए। इस पोजीशन को थोड़ी देर रखना है, जेंटली सांस लेनी है आराम आराम से और वापस छोड़ देना है, ठीक है, पोस्चर को। इसके बाद इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, हल्के हल्के करके वापस आ जाओगे। बेनिफिट्स देखते हैं, हिप से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वेस्ट
जितने भी हमारे जो बॉडी के वेस्ट हैं उन्हें आसानी से हम रिमूव कर देते हैं, डाइजेशन बढ़ जाता है। हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, लंग्स इन्हें स्टिमुलेट करता है। नेक, हिप, शोल्डर्स को खोलने का काम करेगा। अगर फैटीग होती है, आप थक जाते हो जल्दी, साइटिका की प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है, या लड़कियों को मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चल रही, ये सबको ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, है ना, इन सबको रिलीज़ करने में, टिश्यूज़ की हीट को रिलीज़ करने में काफ़ी मदद करता है। बैकबोन को स्ट्रेच कर एनर्जाइज कर देता है। किसको नहीं करना चाहिए? खासतौर पे औरतें जब प्रेगनेंसी के समय पे हों, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एब्डोमिनल यहाँ पर ट्विस्ट होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एब्डोमेन या ब्रेन सर्जरी हुई है, उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पेप्टिक अल्सर्स हैं, पेट में छाले हैं या हर्निया की प्रॉब्लम है, तो बहुत केयर के साथ करना है, आराम आराम से, ठीक है। जिसको सीवियर स्पाइन प्रॉब्लम हो गई होगी वो भी बिल्कुल नहीं करेगा इसे, ठीक है। जिसको भी बैकबोन में दिक्कत होगी वो भी बिल्कुल नहीं करेगा। अगले पर जाते हैं, नेक्स्ट है डायबिटीज़। बच्चों देखिए, डायबिटीज़ की ट्रिक याद रखिएगा। छोटे से बच्चों को डायबिटीज़ थी तो हमने कहा अरे बाप रे डायबिटीज़, बाप, BAPP, ठीक है। तो आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? BAPP, बाप, ठीक है। आप ये इन ट्रिक से याद करोगे तो आपको ना क्या होगा, पेपर के समय पे लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लिख पाओगे सारे के सारे। तो बाप से समझेंगे तो बाप से भी ये होगा, B से भुजंगासन, A से अर्धमत्स्येंद्रासन, P से पश्चिमोत्तानासन और P से पवन मुक्तासन। चलिए समझते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें हमारी जो बॉडी में पेनक्रियाज होती है, वहाँ से जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। अगर वो कम निकलेगा तो ब्लड की ग्लूकोज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इस बंदे को शुगर हो गया, इसको डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। जबकि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है इतनी ज़्यादा, हाँ मतलब खतरनाक वाली नहीं होती, ये जेनेटिकली मिली हुई होती है, लेकिन ज़्यादा इसमें खतरा नहीं होता। टाइप 1 वाली ज़्यादा खतरनाक है। हमारे गलत तरीके से उठने बैठने, हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर ना होने, फूडिंग हैबिट सही ना होने की वजह से टाइप 1 वाला ज़्यादातर हो जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से आसन से सही किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे भुजंगासन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। देखो कोबरा नाम लिखा है तो कितना आसान हो जाएगा। पहले तो लेट के कर रहे हैं तो ये कैसा है, ये लाइन पोस्चर में होता है, यानी लेटी हुई पोस्चर में किया जाता है। आप पेट केवल ज़मीन पर आराम से लेट जाओ। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, अगर आप देखोगे, पहले तो अपने पैरों को चिपका लोगे, अपने टोस के बल आओगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेकर आओगे, पाम को ज़मीन पर रखोगे, एक डीप ब्रेथ लोगे, सांस को लेते जाओगे और अपने ऊपर की बॉडी, एब्डोमिनल बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते जाओगे। जब बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी, देखो बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी तो पाम ज़मीन को पुश करेंगे, और पुश करते पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फिर हल्के हल्के करके सांस छोड़ोगे, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आओगे और इस आसन को 4 से 5 टाइम डेली रिपीट करना है, ठीक है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? एसिडिटी सही हो जाती है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर तो खास तौर पे चाहिए, ठीक है ना, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इन दोनों की फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हमारे हाथ और शोल्डर को मजबूती देते हैं, वेट लॉस में मदद करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। किस किस को नहीं करनी चाहिए? एक देखो, इसमें बैकबोन हमारी काफ़ी स्ट्रेच हो रही है तो जिनको बैक प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना है। जिनको गले की दिक्कत है, नेक की दिक्कत है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना है। ऐसे लोग जिन्हें स्टमक डिसऑर्डर है, पेट में छाले हो रखे हैं, अल्सर वगैरह हो रखे हैं, या पोस्ट करते पर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उन्हें नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन को खासतौर पे नहीं करना है क्योंकि पेट केवल लेटना होता है, ठीक है, तो नहीं करना है। इसके बाद आता है दूसरा पश्चिमोत्तान। वैसे ए से अर्धमत्स्येंद्रासन है जो हमने अभी कर लिया। अब आते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान, ठीक है, यानी हमें नीचे फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ बेंड करना है। तो सिटिंग पोज है, आपको दिख रहा है कि बैठ के किया जाने वाला पोज है, बैठ के करते हैं। कैसे करना है? पहले तो आप वही पैर को सीधा करके बैठोगे अपने, ठीक है, इस तरीके इस पोजीशन में बैठोगे। दोनों पैर सीधे होने चाहिए, आपकी जो गर्दन है वो, नेक और स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप अपने दोनों पाम्स को नीज पर रखोगे पहले, ठीक है, अपने घुटनों पर रखोगे। हल्के हल्के कर अपने ऊपर की बॉडी को आगे की तरफ झुकाओगे। झुकाने के साथ साथ अपने जो हाथ है ना, ध्यान रखिएगा, अपने हाथों को घुटनों से हटाकर फीट की तरफ लेके जाओगे। अपने पैर के थंब को पकड़ोगे और हल्के हल्के कर, ठीक है, अपनी बॉडी को नीचे झुकाओगे ताकि जो आपकी नाक है वो आपके घुटनों से टच हो। इसमें ध्यान रखना, आपको फिर हल्के हल्के कर सांस छोड़नी है और वापस अपनी पोजीशन में वापस लौट कर आना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से, और ये करते पे ध्यान रखना है कि जो एल्बो हो वो ज़मीन को टच करें, दोनों तरफ की एल्बो ज़मीन को टच करती रहनी चाहिए। पोजीशन को कुछ देर के लिए होल्ड करना है और वापस नॉर्मल आ जाना है।
इसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इससे स्पाइन, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी स्ट्रेच होती हैं, एब्डोमेन काफ़ी अच्छे से काम करता है, किडनी, लिवर की फंक्शनिंग बढ़ती है, आसन कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा, कब्ज़ की दिक्कत सही होगी, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा और किसी तरीके की स्ट्रेस या एंजाइटी या थकावट है वो दूर करता है। किसको नहीं करना बच्चों, देखो बैक स्ट्रेच करा रहा है तो जिसको सीधी बात है बैक प्रॉब्लम है उसे बिल्कुल नहीं करना है, स्टमक प्रॉब्लम है नहीं करना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट बचा पी से पश्चिमोत्तान, वो पवन मुक्तासन। देखिए नाम में लिखा है पवन को मुक्त करना, विंड रिलीव करा देना, हवाएं चलाना, ठीक है। तो पवन मुक्तासन भी लेट के किए जाने वाला आसन है। इसमें आप अपनी पीठ के बल ज़मीन पर लेटोगे, आराम से गहरी सांस लोगे और अपने घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ मोड़ के लाओगे, जिसमें अपने हाथों से अपने घुटनों को रैप कर लोगे, ठीक है। दोनों उंगलियां आपस में इस तरीके से, उंगलियां दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को इस तरीके से जकड़ लेंगी और फिर अपने नीज को आप अपने चेस्ट की तरफ खींचोगे, ठीक है। इसी समय पर फिर उसके बाद आप हल्के हल्के कर सांस छोड़ोगे और अपने सर को उठाकर ट्राई करोगे कि घुटने को टच कर सको नाक से। फिर डीप ब्रेथ लेनी है, इस पोजीशन को होल्ड करना है, 4 से लेके 8 सांसों तक इसको होल्ड करके रखना है। फिर हल्के हल्के कर अपने हेड को ज़मीन पर लाओगे और पैरों को हल्के हल्के करके सीधा करोगे। 3 से 4 बार करो, बिल्कुल सारी हवाएं निकल जाएंगी, है ना, पवन मुक्त हो जाएगी आराम से और उसके बाद में आपको डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है, वरना दवाइयाँ खाते रहो पूरी ज़िंदगी। फ़ायदे क्या होते हैं, बैक एब्डोमिनल मसल को काफ़ी स्ट्रेच कराता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा, इंटेस्टाइन अदर और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज कर देता है, डाइजेशन में मदद करता है, गैस को मुक्त कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। किसको नहीं करना, देखो पीठ का सीधे पीठ पर असर पड़ रहा है ना, तो जिनको बैक इंजरी उन्हें नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना, हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना, जिन्होंने एब्डोमिनल सर्जरी कराई है उन्हें नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब इसके बाद जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, जो है हमारा अस्थमा। देखिए अस्थमा की बात करेंगे तो अस्थमा कौन सी बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है, जिसमें जो सांस लेने की जो नली होती है वो उसमें रास्ता पतला हो जाता है, क्योंकि उसकी जो दीवारें होती हैं वो सूज जाती हैं। जैसे मान के चलो ये विंड पाइप है हमारी, तो विंड पाइप में सूजन आ गई, तो सूजन आने की वजह से ये जो बीच का रास्ता था ये पतला हो गया, तो अब हमें ज़्यादा सांस खींचनी पड़ती है ताकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, है ना। इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं अस्थमा आना, अस्थमा हो जाना। इसमें काफ़ी ज़्यादा कफ आता है, काफ़ी हमें खांसी उठेगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ये प्रॉब्लम आती है। अब अस्थमा को कैसे सही करना है, तो अस्थमा के अगर हम ट्रिक की बात करें कि अस्थमा को कैसे सही किया जा सकता है, तो अस्थमा की ट्रिक बताऊं बच्चों मैं आप लोगों को, एक सेकेंड रुकिएगा। अगर हम अस्थमा की ट्रिक बनाते हैं कि अस्थमा को किस तरीके से सही कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आसन बता देता हूँ, फिर याद करने की ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले है सुखासन। देखिए सुखासन करना बहुत आसान होता है, इजी पोज है, बस अपने पैरों को मोड़ना है, ज़मीन पे लेग फोल्ड करके बैठ जाना है, ठीक है। लेफ्ट लेग को प्लेस करना है लेफ्ट फुट बीनीथ द राइट थाई। आपको लेफ्ट लेग को मतलब पैर फोल्ड करके बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करके बैठना है, बात खत्म, कुछ और नहीं करना। अपने सर, नेक और स्पाइन को सीधा रखना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, आई को बंद करना है, 5 मिनट के लिए रिलैक्स पोजीशन में नॉर्मली सांस लेनी है गहरी गहरी, बस। इससे पोस्चर इंप्रूव होगा, माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, एंजाइटी और स्ट्रेस सही हो जाएगा। किसको नहीं करना, जिनको घुटने में दर्द है, सीधी सी बात है, घुटनों पर पड़ रहा है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी आसन नहीं करना है, सुखासन। फिर आता है चक्रासन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चक्रासन। चक्रासन मतलब होता है चक्र बनना, व्हील बनना। तो चक्रासन कैसे किया जाता है, आप इस तरीके से खड़ी हुई अवस्था में हो, आप पीछे की तरफ को मुड़ोगे ऐसे कर और ज़मीन को छू लोगे, ये पैर हो जाएंगे, ये हाथ हो जाएंगे और ज़मीन ऐसे कर होगी, तो ये चक्र बन गया ना ये पूरा, ये कहलाएगा चक्रासन। अब चक्रासन का प्रोसीजर कैसे होता है, पहले आपको ज़मीन पर लेट जाना है, ठीक है, ऑन योर बैक, अपने बैक के बल, और अपने हाथों को साइड में रखना है, अपने घुटनों को मोड़ना है, ठीक है। अपनी जो हील्स हैं, अपनी जो आपकी एड़ियाँ हैं, उन्हें हिप्स के जितने पास ला सकते हो पास लाओ, और उन दोनों हील्स के बीच में 1 फीट का गैप होना चाहिए, यानी दोनों पैर एक दूसरे से 1 फीट दूर होने चाहिए। अब अपनी बैक को हल्के हल्के कर ऊपर की तरफ उठाओगे, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाओगे अपने कानों की तरफ, और अपनी बैक को हल्के हल्के कर ऊपर की तरफ उठाओगे, जिससे क्या होगा, जो आपकी फिंगर्स होंगी वो ज़मीन की तरफ हो जाएंगी, और आप हल्के हल्के कर पाम से अपनी ज़मीन को पुश करके बॉडी को ऊपर उठाओगे, अपने सर को हल्के से रोटेट करोगे, ठीक है। इसमें आपकी जो थाइज और शोल्डर होंगे वो स्ट्रेच करेंगे, फाइनली आप बिल्कुल चक्र की पोजीशन में पहुंच जाओगे ऐसे कर। इस पोजीशन को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करके रखोगे, वापस हल्के हल्के सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी बैकबोन की।
तो इससे फ़ायदे क्या हैं, एब्डोमिनल मसल्स और बैक को काफ़ी मजबूती मिलती है। जो एब्डोमेन टोन्स हैं, हमारी ऑर्गन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मसाज हो जाती है। एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। आर्म, शोल्डर, रिस्ट, एब्डोमेन, स्पाइन, इन सबको मजबूती मिलती है। चेस्ट और लंग्स काफ़ी फैलते हैं, बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो थायराइड वाले बंदे भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बैक पेन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसे करने के बाद। लिवर, पेनक्रियास, किडनी, इन सबको भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन करना किसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नहीं करना, ज़रा ध्यान से देखना, जिसको बैक बेंड करते पे काफ़ी प्रेशर फील हो रहा हो, ठीक है, अपनी नोटों को पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, उसे नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति जिसे हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन या हेडेक की प्रॉब्लम हो, उसे नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आता है गौमुख आसन। ठीक है, गौमुख आसन में नाम ही लिखा है, गैया की शक्ल बनानी है, गाय की शक्ल में बैठना है। तो सिटिंग पोज है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना, अपनी पीठ को खुजाना है दोनों हाथों से और पैरों को क्रॉस कर लेना है ऐसे कर कर। एक पैर नीचे की तरफ से जाएगा, एक पैर उसके ऊपर की तरफ से जाएगा। जो पैर ऊपर की तरफ से है उसके हाथ को ऊपर की तरफ से लेके जाओ। जो पैर नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है, जो पैर नीचे की तरफ से जा रहा है उस वाले हाथ को नीचे की तरफ से पीछे को मोड़ लो, बात खत्म, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो कैसे बैठोगे, अपने पैरों को सीधा करके बैठोगे, पैर लेग स्ट्रेच रखोगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। लेफ्ट लेग को राइट हिप की तरफ लेके जाओगे मोड़कर। इसी तरीके से राइट लेग को अगर देखें तो ऊपर की तरफ से उठा के लेफ्ट हिप की तरफ लेके जाओगे। अपने राइट हाथ को, जो हाथ पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ से पीठ की तरफ लेके जाओगे, और जो पैर नीचे है उसी वाला हाथ को पीछे की तरफ नीचे से पीछे लेके जाओगे। दोनों हाथों को ट्राई करोगे एक दूसरे को पकड़ सको, इस पोजीशन को होल्ड करके रखोगे, नॉर्मल गहरी सांसें लोगे और फिर वापस अपने क्या करोगे, हल्के हल्के सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होता है, इससे फ़ायदे क्या क्या चीज़ के हैं, बेनिफिट्स की बात करें तो इससे हमारी जो मसल्स हैं, एंकल्स की, हिप्स की, थाइस की, शोल्डर, ट्राइसेप, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये आसन साइटिका के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी में काफ़ी मददगार है। किसको नहीं करना चाहिए, देखो जहाँ जहाँ पे प्रेशर पड़े वो, और वहाँ पे इंजरी हुई हो तो उन्हें नहीं करना। नेक, नी, हिप, शोल्डर इंजरी वालों को नहीं करना। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिसऑर्डर है तो भी नहीं करना। नेक्स्ट है पर्वत आसन। देखो पर्वत आसन नाम पे ही लिखा है, पर्वत जैसा बनना है, पर्वत जैसा बनना है। तो सिटिंग पोज है, पर्वत की उसमें है। तो इसमें क्या है, पहले आप सुखासन में बैठ जाओ, आराम से पैरों को आराम से मोड़ के सुखासन में बैठ जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, सुखासन में बैठ गए तो अपने हाथों को जोड़ोगे आगे की तरफ, फिंगर्स को लॉक करोगे आप एक दूसरे से, हाथों को ऊपर की तरफ उठाओगे। ठीक है, ऊपर की तरफ को उठा लोगे दोनों हाथों को स्काई की तरफ और स्ट्रेच करोगे, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचोगे। इस पोजीशन को मेंटेन करके बैठोगे, अपनी सांसों को ध्यान रखोगे, कंट्रोल में रहें। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, हाथों को नॉर्मल करके हल्के हल्के कर नीचे लाना है और घुटनों पर लेकर रख देना दोनों हाथों को। ठीक है, इसमें जो पैरों का स्ट्रेच है ध्यान रखिएगा, आराम से रिलैक्स पोजीशन में रखना है। फिर उसके बाद जब पोज हो जाए तो वापस पैरों को सीधा कर लो। इससे बेनिफिट क्या क्या है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, बॉडी का सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है। मेंटल फैटिग है, थक गई हो, ब्रेन से मतलब थकावट लग रही है तो वो सब सही हो जाएगी। मसल पेन सही हो जाएंगे, बैक नेक के कोर मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टोन हो जाएंगी। और आपको अस्थमा जैसी बीमारियों में, क्योंकि चेस्ट खुल रहा है ना इसमें, देखो अगर यहाँ पे जब चेस्ट खुलेगा सांस लेते पर, देखो इसमें भी ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी चेस्ट की ब्रॉडनिंग होती है, यहाँ पे भी चेस्ट की ब्रॉडनिंग होती है, तो सांस लेने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, किसको नहीं करना, जहाँ जहाँ प्रेशर है, सीधी बात, शोल्डर पे प्रेशर तो शोल्डर इंजरी को नहीं करना। जिसको बैक एक है, जिसको बैठने में पीछे पीठ में दर्द हो रहा है, उसको नहीं करना। इसके बाद मत्स्य आसन। ठीक है, मत्स्य आसन की बात करते हैं बच्चों। तो मत्स्य आसन कैसे होता है, मछली की तरह फिश की पोज में बैठना है। तो पहले बैठ के सिटिंग पोज में आना है। आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ज़मीन पे लेटोगे पीठ के बल, अपने पैरों को पद्मासन के पोस्चर में रखोगे, यानी लेट के अपने पैरों को वो पैर ऐसे करके मोड़ लोगे जैसे हम बैठते हैं ना ज़मीन पर, उस तरीके से बैठोगे। अपने हाथों को ध्यान से साइड में रखोगे दोनों। इसके बाद क्या करोगे, अपनी एल्बो को हल्के हल्के करके प्रेस करोगे और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाओगे। एल्बो को ज़मीन पे प्रेस कर रहे हो और चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा रहे हो। इसके बाद अपना जो सर है, जो क्राउन, जो सर के ऊपर का हिस्सा है, उसे ज़मीन पे टच करने की कोशिश करोगे। आप अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उनको पकड़ोगे, नॉर्मल सांस लोगे, आराम आराम से हल्के हल्के कर इस पोजीशन को 10 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करोगे। इसके बाद हल्के हल्के कर ठीक है आप अपने सर को उठाओगे फ्लोर से, चेस्ट को वापस नीचे लेकर आओगे, पैरों को वापस सीधा कर लोगे और रिलैक्स कर लोगे। इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं,
तो बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है चेस्ट और नेक स्ट्रेच हो जाती हैं, टेंशन जो नेक की शोल्डर की है वो हट जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सही हो जाते हैं, पीनियल पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड सही हो जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्शन किसको नहीं करना? जिनको लो बीपी हाई बीपी है उन्हें नहीं करना, जो इंसोम्निया का माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना, जिनको लोअर बैक इंजरी नेक इंजरी है उन्हें नहीं करना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिक क्या होगी, तो इसकी ट्रिक याद रखना। पर्वत भाई, जो पर्वत भाई हैं, ठीक है, उन्होंने पीसीएम से, या हम ऐसे कर ले पीसीएम से पीजी, पीसीएम से पीजी, याद रखिएगा, पीसीएम से पीजी याद रख लो, इससे भी ट्रिक से आप याद रख लोगे। इसके बाद आता है बच्चों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाइपरटेंशन की ट्रिक याद रखो बेटा, एक बस है, बस के ऊपर अगर कंडक्टर आपकी टीवी रख देगा तो आपका टेंशन खुद ही बढ़ जाएगी। तो ट्रिक हो गई बस पे टीवी, बस पे टीवी। ठीक है, ये आपके आसन हो जाएंगे। टी से ताड़ासन रहेगा, वी से वज्रासन रहेगा, बी से भुजंगासन, ए से अर्धमतसेंद्र, पी से पश्चिमोत्तन, और एस से, देखो जब आपको टेंशन हो गई तो शब बनोगे, तो एस से शवासन। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी हाइपरटेंशन की। ताड़ासन आप ध्यान रखोगे, ताड़ासन मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर जब आपने सबसे पहला वाला पढ़ा था, है ना। हस्तासन, हस्तासन में ही इसमें बस उंगलियों को लॉक कर लेना है, वहाँ उंगलियाँ लॉक नहीं करनी थी, यहाँ उंगलियाँ लॉक कर लेनी है। इसके बाद दूसरा अर्ध चक्रासन, बिल्कुल चक्रासन की तरह से ही है, उसमें हम लेट के करते थे, इसमें हम खड़े होके करेंगे। दोनों अपने हाथों को हिप्स के ऊपर रखेंगे लोअर एब्डोमेन में, और हल्के हल्के करके सांस लेके बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रोसेसर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शन देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट है शवासन। शवासन मतलब शब बन जाना, सबसे बढ़िया पोज है। मैं जब भी योगा करता था सबसे लास्ट में मैं शवासन करता था, थक जाता था, बिल्कुल शब की तरह लेट जाओ। कॉप्स मतलब कॉप्स होता लाश, शब, लेट जाओ ज़मीन पे, बस लेट जाओ आराम से, कुछ नहीं करना। अपने पैरों को थोड़ा सा कंफर्टेबली एक दूसरे से थोड़ा दूर कर लो, हाथों को थोड़ा दूर कर लो एक बॉडी से थोड़ा सा, बस आंखें बंद करो और लेट जाओ, सो जाओगे भाई, बहुत अच्छी नींद आती है इससे। ठीक है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, स्ट्रेच, फैटिग, डिप्रेशन, टेंशन सब सही है ना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम ठीक, मसल रिलैक्स हो जाती हैं, सब कुछ, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल, कॉन्स्टिपेशन सही, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सही, इंडाइजेशन सही। किसको नहीं करना? जिसको ज़मीन पे लेटने में ज़रा भी दर्द लग रहा हो, बैक पेन लग रहा हो, ठीक है, उनको ही नहीं करना। ठीक है, याद रखना हमेशा जब भी योगासन ख़त्म करोगे तो लास्ट में करना, शुरू में कर दिया तो आलस आ जाएगा, है ना। और काफ़ी डिफ़िकल्टी अगर लग रही है इस आसन को, सुबह शाम को आप ऐसे आराम से या सोने से पहले इसे प्रैक्टिस कर सकते हो सुकून से। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि मैं इस मंथ में अपने चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस बच्चों और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।